हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी वाले पेपर का अध्ययन करेंगे। इस पेपर में हम लोगों ने अभी 2 क्लास का अध्ययन कर लिया है। आज की जो क्लास रहेगी वो तीसरी क्लास रहेगी और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की देखभाल कैसे की जाती है, कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि ई लर्निंग क्या होती है, यानी ई अधिगम क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है, इसका क्या फायदा है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें देखेंगे ईमेल क्या होता है, ईमेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ई एजुकेशन या एजुकेशनल वेबसाइट क्या होती है। तो चलिए एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग देखें और अध्ययन करें। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर की देखभाल और उसका रख रखाव, यानी कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। अब देखिए यहाँ पर इमेज में आपको कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स की इमेज दिख रही है। यहाँ पर देखिए सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनको साफ सुथरा रखना चाहिए, इनको हर समय मेंटेन रखना चाहिए। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको अपडेट करते रहना चाहिए। और इसके अलावा जो इसमें पावर सप्लाई होती है, बिजली की सप्लाई होती है, वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब उसमें बार बार अप डाउन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस मिलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, क्या रखना चाहिए हमें, तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए कंप्यूटर एक नाजुक और बहुउपयोगी उपकरण है जो सही देखभाल और नियमित रख रखाव से लंबे समय तक सुचारू रूप से कार्य करता है। उचित देखभाल न करने पर सिस्टम क्रैश हो जाएगा, डाटा की हानि हो जाएगी और आपका हार्डवेयर खराब हो जाएगा। ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कहने का मतलब है कि यह बहुत ही उपयोगी वस्तु होती है, बहुत उपयोगी मशीन होती है। इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए, जरूरी कामों के लिए किया जाता है। तो इसका ख्याल अगर नहीं रखा जाएगा तो आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए इसके सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए कंप्यूटर की देखभाल करने का क्या महत्व होता है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर केयर। तो कंप्यूटर का देखभाल करने से सबसे पहला फायदा क्या होगा कि इसके जीवन काल में वृद्धि होगी, यानी आपके कंप्यूटर की लाइफ ज्यादा समय तक हो जाएगी। अगर साफ सुथरा रखेंगे, हर समय इसकी देखभाल करते रहेंगे, धूल गंदगी नहीं लगेगी, सॉफ्टवेयर वगैरह हमेशा अपडेट करते रहेंगे तो लंबे समय तक चलेगा। उसके बाद दूसरा फायदा क्या होगा कि ये प्रदर्शन बहुत बेहतर करेगा, यानी आपका कंप्यूटर अच्छी गति से चलेगा, स्लो नहीं चलेगा और आपका काम जल्दी से होगा। उसके बाद इसमें जो आपका डाटा रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, यानी आप समय समय पर इसमें वायरस और बाकी खतरों से बचने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे, तो आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। और फिर इससे आपकी जो मरम्मत की लागत में कमी आएगी, यानी थोड़ा बहुत चीज खराब होगा तो उसको मरम्मत कराएंगे तो कम पैसे में वो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा खराबी रहेगी तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा और बनने में भी ज्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से आपका काम ज्यादा समय तक बाधित होगा। आप देखिए कंप्यूटर को देखभाल किस किस तरीके से की जाती है, यानी कंप्यूटर की देखभाल के प्रकार क्या होते हैं। तो कंप्यूटर में देखिए कई पार्ट्स होते हैं, हम लोगों ने भी पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। तो हार्डवेयर इसका जो भी पार्ट होता है, हार्डवेयर सब ऐसा पार्ट होता है जो कठोर होता है और जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे पार्ट्स को, कंप्यूटर को हमको साफ सफाई रखना है, उसको कहीं लड़ाना पड़ाना नहीं है, गिराना नहीं है, उसको सुरक्षित रखना है, उसको बहुत ज्यादा हीटिंग वाले जगह पे नहीं रखना है, सब चीजें ध्यान रखें। उसके बाद देखिए इसमें सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर की देखभाल करनी होगी, यानी आपके कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम में एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसको सही समय पे अपडेट करिए। उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको सही करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी कंप्यूटर की शॉप पर ले जाइए, किसी मैकेनिक को बुलाइए और उसको सही कराइए। इसके बाद फिर देखिए इसमें आपका जो डाटा होता है उसको समय समय पर बैकअप लेते रहिए, उसको सुरक्षित रखिए, पेन ड्राइव रखिए, हार्ड डिस्क अलग से रखिए, जिससे आपका इंपॉर्टेंट डाटा अगर कंप्यूटर खराब हो जाए तो नष्ट न हो पाए। तो इन सारी चीजों को ख्याल रखना पड़ता है। फिर देखिए अब कंप्यूटर की हार्डवेयर की देखभाल कैसे कैसे की जाती है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको कंप्यूटर की नियमित सफाई करनी होगी,
यानी इसके लिए देखिए सॉफ्ट ब्रश आता है और एयर ब्लोअर आता है। इससे आप देखते होंगे जब कंप्यूटर शॉप पे आप कंप्यूटर बनाने जाते होंगे तो उसमें देखेंगे वो लोग ब्लोअर से आपके कंप्यूटर को साफ करते हैं, और एक सॉफ्ट ब्रश होता है तो उससे भी चीजें, अगर आपको खुद से साफ करने नहीं आता है तो आप एक बार महीने में एक किसी शॉप पर लेके जाइए और अपने कंप्यूटर को साफ करवा दिया करिए। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर आपका खराब नहीं होगा। उसके अलावा फिर देखिए कीबोर्ड की जो बीच बीच में जो बटन होते हैं उनके गैप में देखिए धूल गर्दे हो जाते हैं, तो उसको सॉफ्ट ब्रश से आप साफ कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन को माइक्रोफाइबर का एक कपड़ा आता है, उससे आप पोंछ देंगे तो वो साफ सुथरा रहेगा। इसके बाद देखिए इसमें वेंटिलेशन और हीटिंग नियंत्रण के लिए आप इसको ऐसे जगह पर रखेंगे जहां गर्म ना हो, यानी सामान्य तापमान हो। यदि गर्मी ज्यादा है तो आप पंखे का उपयोग करेंगे। और कंप्यूटर के सीपीयू में एक फैन लगा होता है पीछे, तो उस फैन को भी नियमित रूप से साफ सुथरा रखना है, जिसके वजह से अगर आप साफ नहीं रखेंगे तो कंप्यूटर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका सिस्टम गर्म हो जाएगा। तो उस फैन को साफ सुथरा रखना चाहिए और उस फैन को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसको किसी दुकानदार, किसी मैकेनिक को दिखाना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए इसकी हार्ड डिस्क की देखभाल करनी चाहिए। हार्ड डिस्क में बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए, जरूरत की चीजों को ही रखना चाहिए। हार्ड डिस्क को हमेशा फुल नहीं रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी हार्ड डिस्क जब खाली रहेगी तो आप कोई सिस्टम में कोई काम करेंगे तो कंप्यूटर पे लोड कम पड़ेगा, जिससे आपका सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। इसके बाद फिर देखिए इसमें पावर सप्लाई और केबल को भी ध्यान देना है, यानी आपने जहां से कंप्यूटर में पावर लिया है वहां पर लाइट सही से आती है कि नहीं, अप डाउन होता है कि नहीं, वायर जिससे कंप्यूटर में वो इलेक्ट्रिक जा रही है वो कटा वटा तो नहीं है कहीं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर देखिए कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसकी देखभाल कैसे करनी होगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर में बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इन सारे सॉफ्टवेयर को टाइम टाइम पर अपडेट करना रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का वायरस वगैरह ना आ पाए, इसके लिए आपको जो है एंटीवायरस और फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में कोई भी अनाधिकृत उपयोग कोई नहीं कर पाएगा। इसमें आपको पासवर्ड डाल के रखना चाहिए और नियमित एंटीवायरस से आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करते रहना चाहिए। इसके बाद इसमें जो अनावश्यक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आपको ना हो, कभी जरूरत के लिए आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, काम हो गया तो उसको फिर हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका डिस्क में जो स्पेस है वो खाली रहेगा, तो काम करने में आसानी होगी। देखिए डिस्क क्लीनअप और डिस्क फ्रेगमेंटेशन को भी चलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो फालतू की जगह आपके कंप्यूटर में छोटे छोटे फाइलों के द्वारा कवर की गई है वो सारी चीजें हट जाएंगी, तो आपकी फाइल जो है फ्रेश हो जाएगी, आपके हार्ड डिस्क में स्पेस बढ़ जाएगी। अब देखिए कंप्यूटर की डाटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए और बैकअप लिया जाए। तो बैकअप लेने के लिए देखिए बहुत सारे आजकल हार्ड ड्राइव आते हैं, पेन ड्राइव आते हैं। उसके बाद देखिए इंटरनेट पर भी क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से भी बहुत सारी चीजों को आप स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए आजकल क्या होता है कि मोबाइल में भी बहुत से लोग अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होता है देखिए ईमेल में सेव करके रखते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि आप जब कभी भी अपना मोबाइल वगैरह चेंज करेंगे या मोबाइल आपका खराब हो गया तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर खोएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप गूगल में लॉगिन करेंगे आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल में आ जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं कंप्यूटर में भी होती हैं, तो ये सब चीज आप उपयोग कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज का उपयोग अभी मैंने बताया कि गूगल ड्राइव होती है, ड्रॉप बॉक्स होता है, वन ड्राइव होता है, ये सारी चीजें जो है इंटरनेट के माध्यम से आपको मिलती है, गूगल पर मिलते हैं। तो इसमें भी बहुत से लोग अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखते हैं। इसके बाद इसमें जब डॉक्यूमेंट रखा जाता है तो उसमें इंक्रिप्शन लगा दिया जाता है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि उस पर कोई पासवर्ड लगा दिया जाता है। तो पासवर्ड रहने से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आपके उस फाइल को खोल नहीं पाएगा। देखिए पासवर्ड सुरक्षा और इंक्रिप्शन लगा देंगे तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपके उस फाइल को खोलेगा तो उसमें पासवर्ड मांगने लगेगा, तो पासवर्ड मांगेगा तो वो व्यक्ति आपके उस फाइल का यूज नहीं कर पाएगा। अब देखिए कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को उपयोग करना चाहिए। एंटीवायरस देखिए मार्केट में बहुत सारे आते हैं, मैकेफी का आता है, नॉर्टन का आता है, क्विक हिल का आता है, कैस्परस्पाई का आता है। आपको जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर की जरूरत हो, जैसा काम हो, वैसा आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीद के अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद उसके द्वारा अपने सिस्टम को काम करने से पहले एक बार स्कैन कर लिया करें। उसके बाद फिर देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक फायरवॉल होता है और फायरवॉल को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में कोई भी बाहरी व्यक्ति वायरस या स्पाईवेयर के माध्यम से
इंटर नहीं कर पाएगा। ये आपको अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस से बचाता है, सुरक्षित रखता है, तो इसलिए आपको इसका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए साइबर हमलों से बचाव के लिए भी आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बिना मतलब के जो ईमेल्स आते हैं उन सबको ओपन नहीं करना है। कोई अगर लिंक आ रहा है जिसका आपको कोई मतलब नहीं है तो उस लिंक को ओपन नहीं करना है। तो संदिग्ध कोई वेबसाइट है तो उसका उपयोग नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा फिर देखिए आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करना है, यानी आपको अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क रहना चाहिए जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर ना कर पाए। देखिए ये विभिन्न प्रकार के जो भी मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताए हैं उसकी देखिए इमेज है, वीजी है, बहुत सारे ऐप सिक्योर है, एसिट है, अवीरा है, वास्ट है, मैकेफी है, तो कैस्पर स्काई, देखिए ये सब जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अब देखिए कंप्यूटर की देखभाल के लिए क्या क्या सुझाव दिया जा सकता है। तो नियमित सफाई रखना है, वायरस से स्कैन करना है, बैकअप लेते रहना है, सिस्टम को अपडेट करते रहना है और पावर प्रोटेक्शन को ध्यान रखना। ये सारी चीजें अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इसके अलावा फिर आपको और भी चीजों का ध्यान रखना है कि उसको कहीं गिराना उड़ाना, कहीं किसी चीज से लड़ाना नहीं। कंप्यूटर में कोई दबाव नहीं रखना है सीपीयू के ऊपर, या फिर अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप को अगर आप मोड़ के रख दे रहे हैं तो उस पर कोई हाथ से जब दबाए ना, ज्यादा प्रेशर न दे। तो इन सारी चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप देखिए अगली चीज क्या है आपके सिलेबस में, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको शॉर्टकट में देखिए www के नाम से जाना जाता है। तो देखिए www का अर्थ क्या होता है। www का अर्थ, इसका फुल फॉर्म अभी मैंने बता दिया क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब। यह देखिए एक प्रकार की सूचना प्रणाली है जो इंटरनेट के माध्यम से दस्तावेजों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। यानी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंटरनेट के माध्यम से आपको किसी भी डॉक्यूमेंट तक, किसी भी इमेज, किसी भी फाइल तक पहुंचने का आपको रास्ता प्रदान करता है। यह देखिए हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया तकनीकी पर आधारित है, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न वेब पेजों के बीच आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। अब देखिए www का विकास कैसे हुआ, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो देखिए www का विकास जो है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 ईस्वी में किया गया था। इसके विकास का उद्देश्य जो था अनुसंधान और शिक्षा के लिए डिजिटल दस्तावेजों और सूचनाओं को साझा करना था। सबसे पहली वेबसाइट इसके आधार पर 1991 ईस्वी में सर्न के द्वारा प्रकाशित की गई थी। सर्न जो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए काम करने वाली एक संस्था है। तो इसके द्वारा पहली वेबसाइट को प्रकाशित किया गया था। अब देखिए www की क्या विशेषताएं होती हैं। www देखिए इसमें हाइपर टेक्स्ट सिस्टम काम करता है, यानी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर आप लिंक के माध्यम से जा सकते हैं। दूसरा, इसमें मल्टीमीडिया का सपोर्ट होता है, यानी इस पे आप टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो शामिल कर सकते हैं। यानी इस पे आप जिस भी तरह का काम करना चाहें, टेक्स्ट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, ऑडियो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर संरचना होती है विकेंद्रीकृत होती है, यानी इसका कोई भी केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता, यानी इसका कोई भी कंट्रोलर नहीं होता है। अब व्यक्ति अपने आप जैसे चाहे इसका यूज कर सकता है। इसके बाद देखिए इसकी जो एक्सेस होती है, यानी पहुंच होती है, ग्लोबल होती है, यानी ये पूरे विश्व भर की पहुंच इसकी होती है। आप पूरे दुनिया में कहीं की भी जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसके कार्य करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको एक ब्राउजर होना चाहिए, यानी उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने और नेविगेट करने की सुविधा ब्राउजर देता है। अभी मैं देखिए यहाँ पे इमेज के माध्यम से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर देखिए इसमें URL होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये प्रत्येक वेब पेज का पता या लिंक होता है। उसके बाद फिर देखिए इसमें HTTP या HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जो ब्राउजर और सर्वर के बीच डाटा स्थानांतरण का प्रोटोकॉल होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग जब किसी भी वेबसाइट को खोलते होंगे तो इस प्रकार से आपके ऊपर दिखता होगा, यानी शुरू में HTTPS, फिर उसके बाद 2/, फिर देखिए यहाँ पे www, फिर जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी की वेबसाइट खोल रहे हैं तो उस कंपनी का नाम रहेगा और उसके आगे .com लिखा रहता है। .com का मतलब होता है कि ये डोमेन टाइप होता है, कहीं कहीं कॉम लिखा रहेगा, कहीं कहीं GOV लिखा रहेगा,
तो कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, जियो भी अगर लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा गवर्नमेंट, तो एनआईसी भी लिखा रहता है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सिस्टम, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे आप कहीं कहीं किसी वेबसाइट पे .edu लिखा रहता है, .edu का मतलब होता है एजुकेशनल, तो ये जिस प्रकार की आपकी वेबसाइट रहेगी उस प्रकार का यहाँ पर डोमेन टाइप लिखकर आएगा। और ये देखिए क्या होता है डोमेन नेम, डोमेन नेम का मतलब होता है कि आप किस कंपनी की वेबसाइट में काम अपना करना चाहते हैं, किसको ओपन करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद इसके आगे की चीजें रहेंगी कि आप उसमें इमेज खोलेंगे कि फोटो खोलेंगे, फोटो जेपीजी होगा कि पीएनजी होगा, ये सारी चीजें भी यहाँ पर लिखी होती है, यानी आपके इस फाइल का नेम होगा। तो इस तरीके से होता है। देखिए इस पूरे को सम्मिलित रूप में यूआरएल कहा जाता है, यानी देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही पूरा सम्मिलित रूप से जो है आपका क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। देखिए इसमें http:// www.google.com, अब जैसे आप ऐसे ही लिखेंगे अपने कंप्यूटर पे या टैबलेट पे या मोबाइल में लिखेंगे, चाहे लैपटॉप पे लिखेंगे, तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इसको दिखाया गया है अलग अलग। जैसे देखिए ये स्कीम है प्रोटोकॉल HTTPS है, इसमें होस्ट नेम गूगल है, इसका जो पाथ है देखिए आर्टिकल है, इस इतने को यूआरएन कहा जाता है, इतने यार इसको यूआरआई कहा जाता है, इसको यूआरएल कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके सिस्टम में ये चीजें दिखती हैं। जब आप कभी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ओपन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। अब देखिए www का उपयोग, यूजेस ऑफ www, तो देखिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, ऑनलाइन अध्ययन या रिसर्च वाले करते हैं। उसके बाद देखिए बिजनेस में, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में किया जाता है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन काम किए जाते हैं। उसके बाद देखिए बहुत से लोग मनोरंजन के लिए या वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और बहुत से लोग समाचार और किसी सूचना के लिए करते हैं, यानी बहुत से लोगों को खबर चाहिए, कोई सूचना चाहिए, नए नए समाचार चाहिए देश दुनिया के, तो वो लोग भी इन सारी चीजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का www के बारे में। अब देखिए अगला है शैक्षिक वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, यानी ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से हम शिक्षा से संबंधित काम, ऐसे तो वेबसाइट बहुत सारी आती हैं, अभी मैंने बताया कि मनोरंजन के लिए, खेल के लिए, बिजनेस के लिए, शिक्षा के लिए, समाचार के लिए, तो ऐसी वेबसाइट जो केवल शिक्षा के लिए हो तो उन्हीं को कहा जाता है एजुकेशनल वेबसाइट। देखिए ये जो शैक्षिक वेबसाइट होती हैं इनका क्या अर्थ होता है, इनका क्या उपयोग किया जाता है। देखिए शैक्षिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती हैं जो ज्ञान, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम संसाधनों को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराती है। ये वेबसाइट देखिए छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही आवश्यक सहायता प्रदान करती है। देखिए ऐसे कुछ बहुत सारी जो एजुकेशनल वेबसाइट है, जैसे देखिए बायजू बहुत फेमस है, वेदांतों का भी बहुत ज्यादा बच्चों के द्वारा यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए कोर्सेरा है, उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा मार्क्स है, SSSI है, डाउट नेट है, देखिए स्कूल ऑनलाइन है, स्कूल ऑननेट है, देखिए हैप्पी स्टूडेंट स्कूल है, बहुत सारे, खान एकेडमी है, इबिक्स स्मार्ट क्लास है। तो ये बहुत सारी क्या है शैक्षिक वेबसाइट है। इसको ओपन करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल इस पर पढ़ने को मिलता है। तो ये सारी जो है शैक्षिक वेबसाइट है, इसका उपयोग देखिए टीचर भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं और जो रिसर्च करने वाले वो भी करते हैं। अब देखिए शैक्षिक वेबसाइट की विशेषता क्या होती है। इसकी सबसे पहले विशेषता क्या होती है कि इस पे आपके लिए ई लर्निंग कंटेंट उपलब्ध होता है, सामग्री, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप इस पर किसी भी पाठ्य सामग्री को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए इससे इंटरएक्टिव लर्निंग की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं और ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इन वेबसाइट पर आप ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए इस पर क्विज होते हैं, आप उसमें MCQ सॉल्व करिए, उसके बाद आपका रिजल्ट उसमें आता है, तुरंत आपको पता चल जाता है कि मेरा इस पर क्या परफॉर्मेंस है इस समय। इसके बाद फिर देखिए इसमें रिसर्च से संबंधित संसाधन भी मौजूद होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के शोध पत्र, ई बुक्स और एकेडमिक लेख भी इस पर उपलब्ध रहते हैं, मौजूद रहते हैं। जिस व्यक्ति को जैसी जरूरत होगी वो इन सब का उपयोग करता है। अब देखिए शैक्षिक वेबसाइट के प्रकार क्या होते हैं, यानी ये शैक्षिक वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। तो देखिए पहला होता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी इन सारे में देखिए कोर्सेरा आता है, EDX आता है, यूडेमी,
ये सब देखिए यूएसए की कंपनियां हैं और खान अकेडमी अपने भारत की है। इसका कार्य देखिए क्या होता है कि ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है, वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराती है और इस पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। यदि कोई स्टूडेंट इससे कोई कोर्स करता है तो उस कोर्स का इसको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसके बाद देखिए कुछ सरकार की द्वारा भी शैक्षिक वेबसाइट उपयोग की जाती है, जो सरकार का होता है और सरकार अपने देश के बच्चों को मुफ्त में उस पर बहुत सारी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराती है और उसका उपयोग बच्चे करते हैं। देखिए ऐसी वेबसाइट में स्वयं है, दीक्षा है, एनपीटीईएल है। तो इन वेबसाइट का उपयोग बहुत से बच्चों के द्वारा किया जाता है, टीचर्स के द्वारा किया जाता है। मुफ्त पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री का उपयोग इस पे किया जाता है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसी एकेडमिक शोध वेबसाइट होती हैं जिसका उपयोग रिसर्च करने वाले लोग करते हैं। तो इस प्रकार की वेबसाइट में देखिए गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है, जेस्टोर है। तो इस प्रकार की वेबसाइट का उपयोग भी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन इसका उपयोग कौन करेगा? जो रिसर्च करने वाले यानी जो पीएचडी करने वाले उनके द्वारा किया जाता है। इस पर देखिए क्या क्या चीजें उपलब्ध होती है। इस पे शोध पत्र होता है, इस पे बहुत सारे रेफरेंस वाली चीजें रहती है, इस पे एकेडमिक जो है मटेरियल रहते हैं, रिसोर्सेस रहते हैं। इसके अलावा फिर देखिए कुछ ऐसी वेबसाइट है जो शैक्षिक संसाधन वेबसाइट होती है, यानी एजुकेशनल रिसोर्स वेबसाइट। इसमें देखिए क्या है, सबसे फेमस है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी की 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक की जो बुक चाहिए आपको इस पर अवेलेबल मिलेगी। उसके बाद देखिए सीबीएसई की वेबसाइट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। इस पे भी देखिए क्लास 1 से लेके 12 तक की जितनी भी जरूरत की चीजें आपको चाहिए सारी उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद देखिए खान अकेडमी है। खान अकेडमी पे भी देखिए आप कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज की सामग्री और तैयारी करने की चीजें इस पर आपको मिल जाएंगी। तो इनका कार्य क्या होता है कि पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन सामग्री और गाइड प्रदान करना। अब देखिए जो एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं इनकी क्या लाभ है, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट। तो देखिए सबसे पहला लाभ क्या है कि ये कहीं भी सुलभ हो सकता है, यानी इसका उपयोग आप कहीं भी किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। इसमें ना तो किसी क्लास की जरूरत है, ना तो किसी टीचर की जरूरत है, आप जैसे भी चाहे जहां पर उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फायदा इसका क्या है कि इसमें विविध प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं। आप जिस प्रकार के पाठ्यक्रम का यूज करना चाहें, जिस प्रकार का कौशल सीखना चाहें, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस पर इंटरेक्टिव लर्निंग की जा सकती है। इंटरेक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि इस पे आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, इस पर डिस्कशन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए चौथा फायदा इससे क्या है, इससे खर्च में बचत होती है, यानी पारंपरिक शिक्षा की तुलना में इसमें कम खर्च आता है। क्योंकि पारंपरिक शिक्षा में आपको क्लास जाना पड़ेगा, उसके लिए समय खर्च करना पड़ेगा, आने जाने का किराया लगेगा, फिर जहां जाएंगे पढ़ने वहां का कुछ फीस होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपकी बच जाएंगी। केवल मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, जिससे आप घर बैठे इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एजुकेशनल वेबसाइट के बारे में। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वो है ईमेल। ईमेल भी देखिए बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये पहले जो पोस्ट ऑफिस वाली सेवा थी उसमें लेटर वगैरह लिखा जाता था, पहुंचाने में बहुत देर होती थी, रास्ते में कहीं खराब हो गया, कुछ फट गया, किसी ने खोल के देख लिया, पढ़ लिया, तो बहुत सारी समस्याएं रहती थी। तो इन सारी समस्याओं की वजह से बहुत से लोगों की जो बातें थी सही तरीके से पहुंच नहीं पाती थी, और एक लिफाफा एक व्यक्ति अगर किसी के पास भेजता था तो उसको इंतजार करना पड़ता था। अब क्या है कि इसको आ जाने से एक ही सूचना कितने सारे व्यक्तियों को एक साथ भेजी जा सकती है, और उसमें कहीं ना किसी को जाने की जरूरत है, ना तो इंतजार करने। जैसे ही एक बटन दबाया जाता है सेंड का, उस व्यक्ति के पास तुरंत पहुंच जाता है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ये इंटरनेट और इलेक्ट्रिक संदेश सेवा होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती, बस एक जगह बैठकर अपने कंप्यूटर या मोबाइल से इसको भेजना होता है। तो देखिए ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा है जिसके माध्यम से कोई उपयोगकर्ता अपने पाठ संदेश, अपने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, कोई चित्र या मल्टीमीडिया सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से भेज और प्राप्त कर सकता है। देखिए आप लोग जब देखते होंगे आपके कंप्यूटर मोबाइल में इस प्रकार का सिंबल दिखता होगा। देखिए यहाँ पर एक लिफाफा बना हुआ दिख रहा है, और इस तरह से देखिए एरो बना हुआ है कि जैसे आप जाते होंगे पोस्ट ऑफिस पर भी इसी तरह का बना हुआ दिखता होगा। उसी प्रकार देखिए आपके मोबाइल में गूगल मेल का, जीमेल का आइकन भी इसी तरह का बन के दिखता होगा। तो इसका उपयोग ईमेल के लिए ही होता है, यानी किसी को संदेश भेजने के लिए, किसी से संदेश प्राप्त करने के लिए। इसका देखिए इतिहास देख लीजिए, इसका विकास कब कब हुआ, किसके द्वारा हुआ।
तो देखिए ईमेल की शुरुआत जो है किसने की थी, यानी इसके विकासकर्ता के कौन थे, रे टॉमलिंसन थे। इन्होंने 1971 ईस्वी में पहला ईमेल भेजा था और सबसे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसका उपयोग देखिए ARPANET नेटवर्क में संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किया गया। ये सारी चीजें देखिए सब अमेरिका में की गई, यानी अमेरिकन लोगों ने इन सारी चीजों को सबसे पहले उपयोग किया है। @ का उपयोग देखिए ये उपयोग किस लिए किया जाता है, यह उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन को अलग करने के लिए इसका उपयोग शुरू किया गया। ठीक है, जब आप लोग ईमेल में कोई वेबसाइट पर अपना ईमेल आईडी डालते होंगे, देखिए आप लोग जैसे आपका नाम है abcd@gmail.com ऐसे करके बनाते हैं आप। तो कुछ लोगों का yahoo.com होता है, जिस वेबसाइट पे ईमेल आईडी होगा तो ये देखिए डोमेन नेम होता है, और आपका उपयोगकर्ता का नाम होता है, और ये @ उसी से जोड़ता है। कहने का मतलब कि आप किस डोमेन नेम से जुड़े हुए हैं, तो उसी को अलग करता है। ठीक, इसमें देखिए कहा जाता है कि जब आप कोई वेब ईमेल आईडी बनाएंगे तो उसमें बीच में स्पेस नहीं होता है, और सारे जो लेटर होते हैं वो स्मॉल लेटर होने चाहिए, बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं होना। ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी होती है। देखिए ईमेल का कार्य करने का तरीका देखिए क्या होता है, कैसे ईमेल काम करता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ईमेल में सेंडर होता है, यानी सेंडर का मतलब जो संदेश तैयार करता है और ईमेल भेजता है। उसके बाद देखिए इसमें SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका एक सर्वर होता है, जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि www का जो सॉफ्टवेयर सर्वर था उसका नाम था HTTPS। ये एक प्रोटोकॉल है, वो इंटरनेट पे विभिन्न प्रकार की वेबसाइट का उपयोग करने के लिए। और ये क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल का उपयोग, यानी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कोई मैसेज भेजने के लिए इस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए फिर उसके बाद एक रिसीवर होना चाहिए जो प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ सके या अपने इनबॉक्स में रिसीव कर सके। अब देखिए ईमेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या घटक होते हैं इसके कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। तो देखिए सबसे पहले ईमेल में ऊपर रहेगा आपका फ्रॉम देखिए अपने आप लिखा हुआ आएगा, यानी आप अगर अपने ईमेल से किसी को मैसेज भेजने की जा रहे हैं तो फ्रॉम में आपका अपने आप ईमेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए नीचे टू रहेगा, यानी आपको किसको ईमेल भेजना है। उसके बाद फिर नीचे लिखा रहेगा CC कार्बन कॉपी, करने का मतलब कि आप इस ईमेल को किसी व्यक्ति को भेजना चाह रहे हैं और उसकी कार्बन कॉपी जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेजना चाह रहे हैं, तो वो उसको भी मिलेगा और इसको मिलेगी। उसके बाद देखिए इसमें नीचे एक BCC यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी रहता है। तो ये देखिए ऐसे जगह उपयोग किया जाता है कि आप मान लीजिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं, और उसमें आप सोच रहे हैं कि इन दोनों लोगों को ना पता चले और मैं इस व्यक्ति को भी ये सूचना दे दूं, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस व्यक्ति को पता रहेगा कि ये किसको किसको भेजा गया, लेकिन इन दोनों को नहीं पता रहेगा कि इनको भेजा, इसलिए इसका नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो ये देखिए इसीलिए उपयोग किया जाता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए उसके बाद फिर नीचे यहाँ देखिए सब्जेक्ट रहेगा, यानी आप किस सब्जेक्ट के ऊपर मैसेज या ईमेल लिख रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ जगह खाली रहती है, इसमें आपका अपना मैसेज टाइप करना रहता है। फिर नीचे लास्ट में आप लिखेंगे थैंक यू, योर ओबेडिएंट, या जो भी लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे। उसके बाद फिर अपना नाम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें भी दिखाया गया है, तो एक आइकन रहता है सेंड करने का, जैसे ही आप उसको सेंड करेंगे वो मैसेज चला जाएगा और फिर जिस व्यक्ति को भेजेंगे उसके इनबॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही चीज है, ये जो मैंने अभी इमेज में दिखाया यही चीज। सबसे पहले टू किसको भेजना है, फिर CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर ये मैसेज बॉडी यानी यहाँ पर जो लिखना है, और किसी किसी में कुछ अटैचमेंट भी होता है। बहुत से लोगों को जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, PDF फाइल भेजनी है, कोई इमेज भेजनी है, तो उसके लिए अटैच करने के लिए अटैचमेंट का साइन दिया रहता है। आप देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, यहाँ देखिए इस तरह का बिना रहेगा, तो अटैच वाले पे जैसे आप अटैच करेंगे तो वहाँ फाइल आपको अटैच करने के लिए आ जाएगा। आप जो फाइल वहाँ अटैच कर देंगे वो फाइल अटैच हो जाएगी, बस आप उसको सेंड कर देंगे, चले जाए। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा MB या बहुत ज्यादा स्पेस वाली फाइल अगर अटैच करेंगे तो देर लगता है अपलोड होने में, तो उसमें समय लगेगा। इसीलिए छोटे डॉक्यूमेंट कम साइज की फाइल को ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। अगर ज्यादा MB या ज्यादा GB वाली फाइल है तो ईमेल के माध्यम से नहीं जाएगी, तब फिर आपको उसके लिए दूसरा उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए टेलीग्राम वगैरह से लोग भेजते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जीमेल में छोटी मोटी फाइलें आप भेज सकते हैं, ज्यादा बड़ी फाइल नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए ईमेल का प्रकार। ईमेल कितने प्रकार की होती है? ईमेल देखिए एक होता है व्यक्तिगत यानी पर्सनल,
जिसका उपयोग हम दोस्तों, परिवार और व्यक्तिगत संचार के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो ये सब हम अपना पर्सनल यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए जीमेल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, याहू मेल का उपयोग किया जाता है, और बहुत से लोग आउटलुक का भी उपयोग करते हैं। आउटलुक का उपयोग वही करेंगे जिनके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है। मोबाइल में आउटलुक नहीं सही से चलता है। देखिए उसके बाद फिर देखिए व्यावसायिक ईमेल, बिजनेस ईमेल कौन करता है? बिजनेस ईमेल का उपयोग जो व्यावसायिक कंपनियां होती हैं वहां पर ऑफिसेस में उपयोग किया जाता है। वहां पर क्या रहता है कि आपका जो ये जीमेल है, जीमेल की जगह क्या रहेगा कि आपका नाम रहेगा और जीमेल की जगह उस कंपनी का नाम रहता है। यानी यहाँ पर कंपनी हो जाएगी फिर .com हो जाएगी, जैसे abcd@reliance.com या फिर tata.com। तो इस तरह से रहेगा, उस कंपनी का नाम रहेगा। फिर उसके अलावा देखिए कुछ और भी ईमेल होते हैं जो प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के ईमेल देखिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बेचने के लिए, सर्विसेज को बेचने के लिए या प्रचार के अभियान के लिए उपयोग किए जाते हैं। और इनका उदाहरण देखिए न्यूज लेटर है, ऑफर और विज्ञापन में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रचार वाले का उपयोग करते हैं। अब देखिए ईमेल का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। तो पहला लाभ क्या है कि इससे आपका मैसेज तुरंत चला जाता है कुछ ही सेकंड में। इससे लागत में बहुत बचत होती है, आपका डाक का पैसा खर्च होना बंद हो जाता है, टेलीफोन का पैसा खर्च होना बंद हो जाता है, और ये आसानी से बहुत कम खर्च में पहुंच जाता है। इसको देखिए रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट के रूप में भी आप रख सकते हैं, यानी इसमें जो कुछ भी मैसेज भेजेंगे वो आपका सेव हो जाता है। यानी आप भविष्य में जब कभी इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, या फिर आप उसको किसी व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैंने आपको ये मैसेज इस समय भेजा था, मेरे पास ये चीज है, तो एक तरह से आपका वो डॉक्यूमेंट के रूप में आप इसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें बहुप्राप्तकर्ता सुविधा होती है, यानी एक ही मेल को कई लोगों को भेजना संभव होता है। अभी मैंने आपको बता ही दिया, यानी इसी मेल को आप चाहे जितने लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ईमेल से जुड़ी कुछ सावधानियां भी रखनी होती है। यानी ईमेल को उपयोग करना बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि आपको स्पैम से बचना है। स्पैम से का मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो धोखाधड़ी के लिए आपके पास मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कोई लिंक भेजते हैं, और जैसे ही आप उस लिंक वगैरह को ओपन करते हैं तो आपके साथ आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है, आपके सिस्टम को खराब कर सकते हैं, आपके सिस्टम से कोई गोपनीय सूचना चुरा सकते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। इसलिए देखिए कहा जाता है कि अपना एक सुरक्षित पासवर्ड रखना चाहिए, यानी आपके ईमेल का पासवर्ड होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति आपके ईमेल को न देख सके, न इस्तेमाल कर सके। उसके बाद देखिए इसमें फिशिंग ईमेल से सतर्क रहना चाहिए, कोई भी संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट को नहीं ओपन करना चाहिए। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज भेजना है, अगर कोई डाटा भेजना है आपको, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है तो उसको इनक्रिप्टेड कर दीजिए। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि उसमें पासवर्ड लगा दीजिए, तो पासवर्ड हो जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर मान लीजिए गलती से खोल भी रहा है तो वो उसको देख नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो ओपन करेगा उसमें पासवर्ड मांगने लगे। तो ये सारी चीजें जो है ईमेल से जुड़ी सावधानियों में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ई लर्निंग के बारे में। तो ई लर्निंग क्या होती है, ई लर्निंग से क्या फायदा है, ई लर्निंग का उपयोग कौन कौन से लोग करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में देखिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें उदाहरण के माध्यम से अपने तरीके से बेहतर रूप से समझाने का प्रयास किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने देर तक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।